एक बार फिर गांव की ओढ़नी ने शहर में परचम लहराने की ठान ली। गांव के स्कूल में 12वीं तक पढ़ी मेघा का जब इंजीनियरिंग में चयन हुआ तो घर भर में खुशी की लहर दौड़ दौड़ गई थी। देश के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान में एडमिशन मिलना कोई कम बड़ी बात है क्या? लेकिन यह ओढ़नी शहर के आकाश में लहराना नहीं जानती। कहीं झाड़ कांटों में उलझकर फट गई तो हवाओं को तय करने दो, इसके बंधन खोल कर इसे आजाद कर दो। देखें अटती है या फटती है, लेकिन एक बार फटने के बाद क्या फिर से सिलना आसान है क्या? और अगर सिल भी गई तो रही मजी वाले प्रेम के धागे की तरह क्या जोड़ दिखेगी नहीं? जब जब दिखेगा तब तब क्या सिलेगा नहीं? तो क्या किया जाए? काटने से बचाने के लिए क्या पतंग को उड़ाना छोड़ दें? न जाने कितनी ही चर्चाएं थीं जो इन दिनों गांव की चौपाल पर चलती थीं। सबके अपने अपने मत थे, कोई मेघा के पक्ष में तो कोई उसके खिलाफ। हर कोई चाहता तो था कि मेघा को उड़ने के लिए आकाश मिले, लेकिन यह भी कि उस आकाश में बाज न उड़ रहा हो। अब भला यह कैसे संभव है कि रसगुल्ला तो खाए लेकिन चाशनी में हाथ न डूबे? संभव तो यह भी है कि रसगुल्ले को कांटे से उठाकर खाया जाए। कोई मेघा की नकल कर हंसता। मेघा भी इसी तरह अटपटे सवालों के चटपटे जवाब देने वाली लड़की है, हर मुश्किल का हल बिना घबराए या हड़बड़ाए निकालने वाली। कभी ओढ़नी फट भी गई ना तो इतनी सफाई से रफू करेगी कि किसी को आभास तक नहीं होगा। मेघा के बारे में सबका यही ख्याल था, लेकिन न जाने क्यों खुद मेघा को अपने ऊपर भरोसा नहीं हो पा रहा था। पर आसमान नापने के लिए पर तो खोलने ही पड़ते हैं ना। मेघा भी अब उड़ान के लिए तैयार हो चुकी थी। मेघा कॉलेज के कैंपस में चाचा के साथ घुसी तो लाज के मारे जमीन में गड़ गई। चाचा भतीजी दोनों एक दूसरे के निगाहें चुराते आगे बढ़ रहे थे। मेघा को लगा मानो कई जोड़ी आंखें उसके दुपट्टे पर टक गई है। उसने अपने कुर्ते के ढलते कंधे को दुरुस्त किया और सहमी सी चाचा के पीछे हो ली। इस बीच मेघा ने जरा सा निगाह ऊपर उठाकर इधर उधर देखने की कोशिश की, लेकिन आंखें कई टखनों से होती हुई खुली जांग तक का सफर तय करके वापस उस तक लौट आई। उसने अपने स्मार्टफोन की तरफ देखा, जो खुद उसकी तरह ही किसी भी कोड से स्मार्ट नहीं लग रहा था। हर तीसरे हाथ में पकड़ा हुआ कटे सेब के निशान वाला फोन उसे अपने डिब्बे को पर्स में छिपाने की सलाह दे रहा था, जिसे उसने बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार कर लिया था। कॉलेज की औपचारिकताएं पूरी करने और हॉस्टल में कमरा अलॉट होने की तसल्ली करने के बाद चाचा उसे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देकर वापस लौट गए। अब मेघा को अपना भविष्य खुद ही बनाना था। गवई गवई पसीने की खुशबू की को शहर के परफ्यूम में घोलने का सपना उसे अपने दम पर ही पूरा करना था। कॉलेज का पहला दिन मेघा बड़े मन से तैयार हुई, लेकिन कहाँ जानती थी कि जिस ड्रेस में उसके कस्बे में नए जमाने की मॉडर्न ड्रेस कहकर उसे आधुनिका का तमगा दिया जाता था, वही कुर्ता और प्लाजो यहाँ उसे बहन जी का नाम दिला देंगे। मेघा आंसू पीकर रह गई, लेकिन सिलसिला यही नहीं थमा था। उसके बालों में लगे नारियल तेल की महक, हर कुर्ते के साथ दुपट्टा रखने की आदत, पाँव में पहनी हुई चप्पलें आदि उसे भीड़ से अलग करते थे। और तो और खाने की टेबल पर भी सब उसे चम्मच की बजाय हाथ से चावल खाते हुए कनखियों से देखकर हंसा करते थे। आदि मानो किसी ने जब पीछे से विशेषण उछाला तो मेघा को समझने देर नहीं लगी, यह उसी के लिए है। यह सब बाहरी दिखावा है मेघा, तुम्हें इसमें नहीं उलझना। स्टेशन पर ट्रेन में बिठाते समय पिता ने यही तो सीख की पोटली बांधकर उसके कंधों पर धरी थी। पोटली तो भारी नहीं थी, फिर कंधे क्यों दुखने लगे? मेघा सोचने लगी। हर छात्र की तरह मेघा का सामना भी सीनियर छात्रों द्वारा ली जाने वाली रैगिंग से हुआ। हॉस्टल के एक कमरे में जब नई आई लड़कियों को रेवड़ की तरह भरा जा रहा था, तब मेघा का गला सूखने लगा। तो क्या किया जाए इस नई मुर्गी के साथ? छात्राओं से घिरी मेघा ने सुना तो कई बार देखी गई फिल्म 3 इडियट्स से कॉपी आइडिया और डायलॉग न जाने तालू के कौन से कोने से हिस्से में चिपक गए। भाई दुपट्टे बड़े प्यारे होते हैं इसके,
चलो रानी दुपट्टे से जुड़े कुछ गीतों पर नाच के दिखा दो। और हाँ, डांस प्योर देसी हो समझी, गैंग की लीडर ने कहा तो मेघा जर्सी हो गई। एक सीनियर ने बांह पकड़कर उसे बीच में ढकेल दिया। मेघा के पांव फिर भी नहीं चले। देखो रानी, जब तक नाचोगी नहीं जाओगी नहीं, खड़ी रहो रात भर। धमकी सुनकर मेघा ने निगाहें ऊपर उठाई। ओह, कहाँ फंसा दिया। मेघा की आंखों में बेबसी ठहर गई। अब घूमर के अलावा कोई बचाव नहीं, सोचकर मेघा ने अपने चिंदी चिंदी आत्मविश्वास को समेटा और अपने दुपट्टे को गले से उतार कर कमर में बांध लिया। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मल्लम का, इन्हीं लोगों ने लीना दुपट्टा, मेरा लाल दुपट्टा उड़ गया रे बैरी हवा के झोंके से। जैसे कई फिल्मी गीतों पर मेघा घूमर नाच किया तो सबके मुंह उसके मिक्स एंड मैच को देखकर खुले के खुले रह गए। फिरकी की तरह घूमती उसकी देह खुद चक्री हो गई थी। लड़कियां उत्तेजित होकर सीटियां बजाने लगी। उसके बाद वो घूमर वाली लड़की के नाम से जाने लगी। मेघा किसी तरह नई मिट्टी में जड़ जमाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब भी वो हॉस्टल में लड़कियों को गहरे गले और बिना बाहों वाली छोटी सी बनियान नुमा ड्रेस पहने बेफिक्री से घूमते देखती तो उसे अपना पूरी आस्तीन का कुर्ता रजाई का लपेटा हुआ लगता। मेघा की हालत त्रिशंकु सी हो गई। न तो उससे अपने संस्कार छोड़ते बनता और ना ही नए तौर तरीके अपनाते बन रहा था। फिर उसने खुद को बदलने का निश्चय किया। अब सवाल यह है, वो अपने आप को माहौल के अनुसार बदल भी ले, लेकिन कोई उसकी मदद करे तो सही। यहाँ तो कोई उसे दोस्त बनाने के लिए भी राजी नहीं था। सबसे आखिरी बेंच पर बैठने वाली मेघा ने अपनी तरफ से लाख कोशिश करके देखी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पौधे को स्वीकार ही नहीं कर रही। पौधा था कि पनप ही नहीं रहा था। इसी तरह पहले सेमेस्टर के टर्म पेपर आ गए। मेघा ने अपनी जान झोंक दी। नतीजा आया तो पहले नंबर पर मेघा का नाम देखकर सबकी निगाहें क्लास में पीछे बैठी आधी मानो सी लड़की की तरफ उठ गईं। प्रोफेसर ने उसका नाम लेकर पुकारा तो संकोच से भरी मेघा के कदम जमीन में धंसते गए। मेघा को लगा जैसे कि अब उसके दिन बदल जाएंगे, और हुआ भी यही। प्रोफेसर उसे नाम से जानने लगे। बहुत से लड़के लड़कियां ने उससे मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए। कुछ से बातचीत भी होने लगी, लेकिन इतना सब होने के बाद भी मेघा अकेली की अकेली ही रही। लाइट में आने के बाद भी उसका आत्मविश्वास नहीं लौटा। उसे सबका व्यवहार चीनी चढ़ी कुनैन सा लगता, एकदम बनावटी, क्योंकि अब भी लोग उसे शाम को होने वाली चाय पार्टी का हिस्सा नहीं बनाते थे। हाँ, अपनी रूममेट विधि से अवश्य उसकी पटने लगी थी। विधि ने उसके बाहरी पहनावों को थोड़ा सा बदल दिया। उसकी लंबी चोटी अब स्टेप में कट गई थी। बालों के तेल की जगह जेल ने ले ली। सलवार कमीज की जगह अलमारी में जींस कुर्ती आ गई। लेकिन हाँ, अब भी वह बनियान पहनकर हॉस्टल में नहीं घूम पाती थी। उसे नंगा नंगा सा लगता था। सब कुछ पटरी पर आ ही रहा था कि उसकी जिंदगी को और अधिक आसान बनाने आ गया था विनोद। जितनी आधुनिक मेघा उतना ही विनोद। फर्क बस इतना ही था कि मेघा राजस्थान के गांव से थी तो विनोद बिहार के गांव से। दोनों ही सकुचे सहमे और दिल्ली की तेज रोशनी से चुंदियाए हुए। मेघा को विनोद के साथ बहुत सहज लगता था। उसके साथ खाया लिट्टी चोखा उसे दाल बाटी सा आनंद देता था। कभी कभी जब वो लंबा आलाप लेकर देसी तान छेड़ता तो मेघा का मन घूमर डालने को मचलने लगता। परदेश में कोई अपनी सी फितरत का मिल जाए तो अपना सा ही लगने लगता है। मेघा को भी विनोद अपना ही अक्स लगने लगा। क्लास से लेकर कनॉट प्लेस तक दोनों साथ साथ देखे जाने लगे। यह अलग बात है कि कनॉट प्लेस जाने का मकसद दोनों का एक ही होता था, नए फैशन को आंखें फाड़ फाड़ कर देखना और फिर उसे जी भर कोसना। दोनों को ही इससे आत्मिक तृप्ति सी मिलती थी। गोया अपने स्टाइल को बेहतर साबित करने का यह फिर एक तरीका हो। घूमते फिरते दिल्ली के ट्रैफिक से घबराए दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर सड़क
क्रॉस किया करते थे। हालांकि विनोद ने कभी इकरार तो नहीं किया, लेकिन प्यार से हाथ पकड़ने को मेघा प्यार ही समझ बैठी। मेघा ही तरह छोटी जगह से है ना, बड़ी बातें नहीं बना पाता होगा। मेघा उसके हाथ में अपना हाथ देखकर अपने सपने बुनने लगती। इधर पिछले कुछ दिनों से मेघा को विनोद पर भी नए रंग का असर दिखाई दे रहा था। उस दिन बारिश के बाद जब दोनों कैंपस के बाहर लगे ठेले पर मक्के का भुट्टा खा रहे थे, तो अचानक मेघा को विनोद के मुंह से अप्रिय सी गंध आई। विनोद ने पी है क्या? मेघा ने अपने वहम को यकीन बदलने का ख्याल से पूछा। ना, चखी है, कहने के साथ ही उसके अंदाज भी बेशर्मी मेघा को खल गई। उसने आधा खाया भुट्टा डस्टबिन में फेंका और मुड़ गई। विनोद उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन रोकने की कोशिश नहीं की। कौन जाने हिम्मत ही ना हुई हो। धीरे धीरे विनोद शहर के रंगों में डूबने लगा, इतना कि खुद अपना असली रंग खो दिया। रंगी नीयत तो मेघा पर भी तारी थी, लेकिन अभी तक उसकी अपनी देसी रंगत बरकरार थी। शायद ये देसीपना संस्कार बनकर उसके भीतर जड़ें जमा चुका था। विनोद में यह जड़ें जरा कमजोर रह गई होंगी। विनोद को यूं पटरी पर उतरते देखकर मेघा का दिल बहुत उदास हो जाता, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी। हालांकि उनका मिलना जुलना अब भी जारी था, लेकिन अब उसमें पहली वाली गुनगुनाहट नहीं बची थी। फिर भी मेघा को कभी कभी लगता था जैसे कि दोस्तों को यदि दोस्त ही गड्ढे में गिरते हैं तो उन्हें गिरने से बचाने की जिम्मेदारी भी दोस्तों की ही होती है। फिर वो तो प्यार करने लगी थी उससे, कौन जाने यह रिश्ता रिश्तेदारी में ही बदल जाए। इस नाते से तो उसकी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। तुम्हें भी शहर की हवा लग गई लगती है। एक रोज मेघा ने सिगरेट के छल्ले उड़ाते विनोद से पूछा। जैसा देश वैसा भेष। विनोद ने एक हिंदी फिल्म का नाम लिया और हंस दिया। बिना भेष बदले क्या उस देश में रहने नहीं दिया जाता? मेघा ने फिर पूछा, जिसका जवाब विनोद को नहीं सूझा। वह चुपचाप नाक से धुआं खींचता रहा, मुंह से निकलता रहा। मेघा चाह तो रही थी कि उसके हाथ से सिगरेट खींच ले, लेकिन किस अधिकार से? बेशक विनोद के प्रति उसकी कोमल भावनाएं हैं, लेकिन एक तरफा भावनाओं की क्या अहमियत। मेघा पराजित सी खड़ी थी। कुछ खास मौके ऐसे होते हैं जो महानगरों में बड़े शोर शराबे के साथ मनाए जाते हैं, वहीं छोटे शहर के लोग इन्हें हसरत के साथ ताका करते हैं। वैलेंटाइन डे पे भी ऐसा ही खास दिन है, जिसका युवा दिलों को साल भर से इंतजार रहता है। मेघा भी बहुत उत्साहित थी कि उसे भी यह सुनहरा मौका मिला है, जब वो प्रत्यक्ष रूप से इस अवसर की साक्षी बनने वाली है। अन्य लड़कियों की तरह वह गुलाब इकट्ठे करने वाली भीड़ का हिस्सा तो नहीं बन रही थी, लेकिन एक गुलाब की प्रतीक्षा तो उसे भी थी। प्रेम दिवस पर पूरे कॉलेज में गहमागहमी थी। लड़कियां बड़े मनोयोग से सजी सवरी थी, तो लड़के भी कुछ कम नहीं थे। किसी के हाथ में गुलाब तो किसी के पास चॉकलेट, कोई टेडी बियर हाथ में थामे था तो कोई मंद मंद मुस्कान के साथ कार्ड पर लिखे जज्बात पढ़ रहा था। कोई जोड़ा कहीं किसी कैंटीन में सटा बैठा था तो कोई किसी कार की पिछली सीट पर प्रेमालाप में मगन था। कुछ जोड़े मोटरसाइकिल पर ऐसे चिपक कर घूम रहे थे, मेघा की झुरी झुरी सी हो आई। मेघा की आंखें ये नजारे देख देख कर चौकाचौंध होई जा रही थी। सुबह से दोपहर होने को आई, लेकिन विनोद का यही अता पता नहीं था। मेरे लिए गुलाब या गिफ्ट लेने गया होगा से लेकर पता नहीं कहाँ चला गया तक के भाव आकर आकर चले गए, लेकिन नहीं आया तो केवल विनोद। क्यों न चलकर मैं ही मिल लूं, सोचते हुए मेघा ने कॉलेज के बाहर अस्थायी रूप से लगी फूलों की दुकान से पीला गुलाब खरीदा और विनोद की तलाश में डिपार्टमेंट की तरफ चल दी। अभी अभी विनय के साथ निकला है, किसी ने बताया। विनय उन दोनों का कॉमन फ्रेंड है। असाइनमेंट बनाने के चक्कर में तीनों कई बार विनय के कमरे पर मिल चुके हैं। मेघा सोच में पड़ गई, क्या किया जाए, इंतजार या फिर विनय के कमरे पर धावा। आखिर मेघा ने विनोद को सरप्राइज देना तय किया और विनय के रूम पर जाने के लिए ऑटो में बैठ गई। दिल उछल कर बाहर आने की कोशिश में था। ऑटो की खड़खड़ भी धड़कनों को शोर को दबा नहीं पा रही थी। पीला गुलाब उसने बहुत सावधानी के साथ पकड़ा हुआ था, कहीं हवा के झोंके से पंखुड़ियां क्षतिग्रस्त न हो जाए। आज वह जो करने जा रही है वह उसने कभी सोचा तक नहीं था। पता नहीं मुझे यह करना चाहिए या नहीं, कहीं विनोद इसे गलत न समझ ले।
मेरा यह अति आधुनिक रूप कहीं विनोद को ना भाया तो? ऐसे कितने ही प्रश्न थे जो मेघा को 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे धकेल रहे थे। उघापों में घिरी मेघा के हाथ कमरे के बाहर लगी घंटी के बटन की तरफ बढ़ गए। तभी अचानक भीतर से आ रही आवाजों से उसे ठिठकाने को मजबूर कर दिया। अरे यार, आज तूने किसी को कोई लाल गुलाब नहीं दिया? विनय के प्रश्न का जवाब सुनने के लिए मेघा अधी हुई जा रही थी। अपने नाम का जिक्र सुनने की प्रतीक्षा, उसकी आंखों में लाली सी उतर आई। उसने कान दरवाजे से सटा दिए। कोई जमी ही नहीं। सानिया पर दिल आया था, लेकिन उसे तो कोई और ले उड़ा। विनोद का जवाब सुनकर मेघा को यकीन नहीं हुआ। सानिया, वह तो तेरे मेरे जैसे को घास भी न डाले। विनोद ने ठहाका लगाया। मैं तो मेघा के घुटती थी ना, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया, विनय ने आगे कहा। उसके मुंह से अपना जिक्र सुनकर मेघा फिर से उत्सुक हुई। कौन? वह गावड़ी? अरे नहीं यार, यहाँ आकर भी अपने लिए कोई गावड़ी ही ढूंढी तो फिर क्या खाक तीर मारा। विनोद ने लापरवाही से कहा तो मेघा के कान सुन्न से हो गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो उसने सुना वह सच है। उसने एक निगाह अपने हाथ में सहेजे पीले गुलाब पर डाली। फूल भी उसे अपने किरदार सा बेरौनक लगा। मेघा वापस मुड़ गई। दिल टूट गया क्या? दिल टूटा क्या? कोई भीतर से मुनाया। ना रे, बिल्कुल भी नहीं। मेरा दिल इतना कमजोर थोड़ी है। वैसे भी यहाँ दिल तोड़ने या जोड़ने नहीं आई हूँ। अपने भीतर को जवाब देकर वह जोर से खिलखिलाई और फिर अपना दुपट्टा हवा में लहरा दिया। मेघा हंसते हंसते बुदबुदा रही थी। गावड़ी ऑटो में बैठी मेघा ने 1-2 बार पीले गुलाब को खुद ही सूंघा और फिर उसे ऑटो में ही छोड़कर नीचे उतर गई। फटी ओढ़नी बहुत नफासत के साथ रफू हो गई।